हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के यूपी में जो पीजीटी का आपका कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है, जो कि जून में आपकी डेट आई है एग्जाम की, उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। उसके प्रीवियस में जो पेपर हुए हैं पीवाईक्यू, उस पर भी वीडियोज मैंने आप लोग के लिए अपलोड करी थी। जो 2021 का पेपर है, जो 2016 में हुआ था पेपर, उन दोनों पेपर्स को और भी जो इसमें प्रीवियस में पेपर्स हुए हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज लेकर के आऊंगी, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस करें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस आपके अलग अलग तरह के पीजीटी के पेपर्स में आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट में। तो बहुत ही संभावना है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसकी अलग अलग सीरीज चल रही है। अकाउंटेंसी की अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग है। यहाँ पर ये कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो इस पर और भी जो अलग अलग है, स्टैटिस्टिक्स से चाहे क्वेश्चन आने हों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, टैक्स है, सबकी सीरीज में लेकर के आऊंगी। जो जून में एग्जाम है आपका, तब तक आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर किया करिए, कमेंट कर दिया करिए। राइट, शुरू करते हैं इसमें और 16 क्वेश्चन लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन तक हो गए थे, अब आपका 16 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो विद्युत उत्पादित करने वाली कंपनी को अपनानी चाहिए। द कंपनी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड अडॉप्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि कौन सा मेथड जो है वो कंपनी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज होती हैं, वो अडॉप्ट करती हैं अपने अकाउंट्स को रखने के लिए, अपने खाते लागत लेखों को तैयार करने के लिए। यूनिट कॉस्टिंग को, प्रोसेस कॉस्टिंग को, ऑपरेशन कॉस्टिंग को, सब जॉब कॉस्टिंग को, या फिर इन चारों को ही। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं कंपनियां, तो कौन सा मेथड को यूज करती हैं, तो मेथड हो जाता है परिचालन लागत विधि, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को यूज करती हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करा रही होती हैं। तो यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड कराती हैं वो अलग कंपनियां जो अलग तरह की अपना रखती हैं अकाउंट्स को, और जो कंपनियां उस प्रोडक्ट बना रही होती हैं वो अपने लेके अलग तरह से रखते हैं। वो ज्यादातर प्रोडक्शन जो हो रहा है वो आपका यूनिट कॉस्टिंग में है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, सब जॉब कॉस्टिंग है, इसका यूज करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आप एक डिफिनेशन देख रहे हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछी जाती है, तो आपको उसको भी प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर डिफिनेशन जो है, लागत लेखांकन व्ययों का एक ऐसा विश्लेषण एवं वर्गीकरण है जिसमें उत्पादन की किसी भी विशेष इकाई की कुल लागत शुद्धतापूर्वक ज्ञात हो सके, और साथ ही साथ ये भी ज्ञात हो सके कि कुल लागत किस प्रकार प्राप्त हुई है। ये कथन है। यहाँ पर आपको एक डिफिनेशन दे रखी है, आपको ये बताना है कि डिफिनेशन किसकी है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज सच एन एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इन विच द टोटल कॉस्ट ऑफ any particular unit of production can be known accurately, and at the same time it can also be known how the total cost has been obtained. This statement is of। यहाँ पर आपको बताना स्टेटमेंट किसका, विक का है, आरडी बोस का है, न्यूमैन का, समर का, या फिर चारों का ही है। तो चारों का तो पॉसिबल नहीं है, तो यार ऑप्शन तो बाहर हो गया। यहाँ पर जो मेन चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से अगर हम देखें कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट होता है यहाँ पर आपका विक का। ये डिफिनेशन जो है किसने दी है, इसमें दी है। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लागत लेखांकन का महत्व है। यहाँ पर आपसे कह रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या इंपॉर्टेंट होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मूल्य निर्धारण में सुविधा, कन्वीनियंस इन प्राइसिंग, कन्वीनियंस इन कंट्रोलिंग मटेरियल कॉस्ट, कन्वीनियंस इन कंट्रोलिंग लेबर कॉस्ट, कन्वीनियंस इन डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन पॉलिसी, ऑल ऑफ दैट। लागत लेखांकन का जो महत्व है, मूल्य निर्धारण में सुधार के लिए है, सामग्री लागत पर नियंत्रण में सुधार है, श्रम लागत पर नियंत्रण में, रणनीति पर, या फिर इंटरव्यू में। तो आप देख रहे हो कि चारों ही ऐसी पॉइंट्स दे रखे हैं आपके, यहाँ पर लागत लेखांकन का महत्व होता है। हम प्राइस भी अच्छे से इजिली लगा सकते हैं कि किसी भी वस्तु को हम कितने में बेचेंगे, क्योंकि हमको कॉस्ट पता है उसकी, उसमें हमें कितना लाभ जोड़ करके प्राइस रखना चाहिए, वो भी हमको इजिली पता चल जाता है। हम अपनी जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट को कंट्रोल भी कर पाते हैं, हम अपनी लेबर कॉस्ट को भी कंट्रोल कर पाते हैं, और अपनी प्रोडक्शन की जो पॉलिसीज है वो भी डिटरमाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक आंसर है ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लागत लेखांकन की पद्धतियां हैं, द मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो लागत लेखांकन है उसकी पद्धतियां कौन सी होती हैं। यूनिट कॉस्ट मेथड है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मेथड है, प्रोसेस कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है।
तो आपको पता ही है ये चारों ही मेथड हो जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, जिसमें हम जब एक जैसी इकाइयाँ होती है तो यूनिट कॉस्टिंग का यूज होता है। कॉन्ट्रैक्ट जब किसी और जगह पर जा करके आप किसी काम को कर रहे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जैसे कि सड़क बनना है, पुल बनना है। प्रोसेस में क्या होता है, जब किसी एक चीज भी प्रोडक्ट को आप कई जो है अलग अलग विधियों से गुजरता है, जैसे कि शुगर बनती है, चीनी मिल होती है, वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। कई जो है प्रोसेस, कई ABC, कई तरह की प्रोसेस होती हैं, या फिर रिफाइनिंग है, ऑयल रिफाइनिंग है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, परिचालन लागत विधि, इसका यूज किया जाता है जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करवा रही होती है वहाँ पर। ये चारों ही हो जाएंगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लागत लेखांकन की पद्धति नहीं है, यहाँ पर ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे था कि कौन सा है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा नहीं है। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड, ग्रुप कॉस्टिंग मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑडिटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख कर ही पता चल रहा है कि कौन सा नहीं होगा। अंकेक्षण कोई मेथड नहीं होता, बाकी चारों विधियां होती हैं। ऑडिटिंग कोई आपकी विधि नहीं होती। जब अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम करते हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपका बहुत सी जो है ऐसी कंपनीज है जिनके लिए कॉस्ट ऑडिट होना भी कंपलसरी होता है, सबके लिए नहीं होता, कुछ कंपनीज के लिए होता है। तो यहाँ पर ऑडिटिंग जो है मेथड नहीं होता कोई लेखांकन, जो लागत लेखांकन है उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत लेखे कॉस्ट अकाउंट्स आर ओनली a part of financial accounts. Their existence is not essential for business. Only direct indirect expenses related to cost are given in them. It shows the profit and loss earned on a particular product. All of the above are correct. क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, लागत लेखे क्या है, वित्तीय लेखों का एक अंग मात्र होते हैं। इनका होना व्यापार के अनिवार्य नहीं है। में केवल लागत से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यय दिए जाते हैं। ये किसी विशेष उत्पादित वस्तु पर प्राप्त लाभ हानि को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वित्तीय लेखी का एक अंग ही होते हैं, करेक्ट है। पार्ट होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स का ही, कॉस्ट अकाउंटिंग सही है। कंप्लीट ये मैंडेटरी नहीं होती, इसेंशियल नहीं होती किसी भी बिजनेस में, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। इसमें केवल संबंधित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यय दिए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। जो मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं तो उनकी ही बात की जाती है। यहाँ पर ये किसी विशेष उत्पादित वस्तु पर प्राप्त लाभ हानि को दर्शाता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ये चारों ही पॉइंट करेक्ट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर ये बाकी चारों ही आपके पॉइंट क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत लेखांकन द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। कंट्रोल इज मेंटेनिंग थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, इन्वेंट्री, A, B and C ऑल थ्री। क्वेश्चन कह रहा है कि जो लागत लेखांकन है उसके द्वारा आप किस चीज पर कंट्रोल रख सकते हैं। तो वहाँ पर आप सामग्री पर भी रख सकते हैं, श्रम पर भी और व्यय पर भी। तो एक आंसर जो होगा यहाँ पर आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A, B and C ऑल थ्री। इन तीनों पर ही आप नियंत्रण रख सकते हैं। तो एक आंसर है ऑप्शन ई। तो क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि इसको और अलग अलग डिफाइन किया जाता है। सामग्री भी आपकी कई तरह की रहती है, श्रम भी है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट रहता है, एक्सपेंसेस भी। इस तरह से अलग अलग स्टेज है, आप आसानी से कंट्रोल रख पाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि लागत के तत्व कौन से होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, अकाउंट। तो इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इजी लेवल भी होता है, मॉडरेट भी होता है, डिफिकल्ट भी होते हैं, मिले जुले रहते हैं ना। कि बहुत इजी पेपर आ जाता है ना, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ जाता है। आप PYQs देखेंगे, मैंने आपको प्रोवाइड भी कराया जो 2021 में पेपर हुआ था, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं आए हैं, ना ही बहुत ईजी आए हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन को मैं शामिल कर रही हूँ, जिससे आपको इजी लेवल भी समझ में आया और उसका डिफिकल्ट लेवल भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि लागत के कौन से तत्व होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता ही है A, B और C तीनों ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट, यानी कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। यहाँ पर वेजेस भी लिखा हो सकता है, इसके बिना देखे वेजेस भी हो सकता है। तो यहाँ पर मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस ये तीन आपके क्या हो जाते हैं, लागत के तत्व होते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लागत क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रत्यक्ष लागत की हम बात करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं, या डायरेक्ट कॉस्ट को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपका प्राइम कॉस्ट भी लिखा हो सकता था। जो प्रत्यक्ष लागत होती है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइम कॉस्ट में क्या शामिल होता है। तो इसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। तो कई का यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ये तीनों ही चीजें इसमें शामिल होती हैं।
एक आंसर है ऑप्शन बी। इनडायरेक्ट कुछ भी जो होगा वो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा नहीं होता, बाकी के वो उपरिव्यय कहलाते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है किसी भी तरह की, चाहे वो लेबर हो, मटेरियल हो, वेजेस हो, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो आपकी उपरिव्यय कहलाती है। यहाँ पर ओवरहेड जिसे हम कहते हैं, जो अलग अलग तरह के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, ऑफिस ओवरहेड्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष लागत कौन सी होती है? अभी यही मैं आप लोग को बता ही रही थी कि अप्रत्यक्ष लागत इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो ये तीनों ही ओवरहेड्स जो होते हैं वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई होगा। और सेविंग भी, सॉरी, चार ऑप्शन है, चारों ही क्या है आपके अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, अप्रत्यक्ष लागतें होती हैं जो कि अलग अलग ओवरहेड्स हो जाती हैं। क्योंकि प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हैं तो आपकी क्या बन जाती है? फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट बन जाती है। यानी कि आगे जोड़ते जाएंगे और इसी तरह से आपकी टोटल सेल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टोटल कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी सबको जोड़ने के बाद। उसके बाद हम उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो टोटल सेल तक हम पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वह व्यय जिसका किसी विशेष उत्पादन पर प्रति इकाई विवरण नहीं किया जा सकता है जाना जाता है। द एक्सपेंडिचर विच कैन नॉट बी स्टेटेड पर यूनिट ऑन ए पार्टिकुलर प्रोडक्शन इज नोन एज ओवरहेड, सेविंग, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो व्यय उनको किसी विशेष उत्पादन पर प्रति इकाई विवरण, यानी कि हाँ, उनको पर यूनिट में पर्टिकुलरली डिवाइड आप नहीं कर पाते हैं, तो वो कौन से व्यय कहलाते हैं? उपरिव्यय, बचत व्यय, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, जो वो व्यय जो होंगे क्या कहलाते हैं? उनको हम ओवरहेड कहते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक साथ कई चीजों का उत्पादन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कंबाइंड बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कोई मशीनरी है, उस मशीनरी पर सपोज कर लीजिए कोई मशीनरी है, उस मशीनरी पर आप बहुत सी चीजें एक साथ बना रहे हैं, तो उसमें जो ऑयल दे रहे हैं, उस मशीनरी में जो ऑयल जा रहा है उसको चलाने के लिए, तो वहाँ पर उस ऑयल को आप सारी चीजों पर अलग अलग, जैसे कि सपोज कर लीजिए ए, बी और सी, ये तीन उत्पाद यहाँ पर बन रहे हैं इस एक मशीन से। तो अब इस ऑयल जो पड़ा है तो उसकी जो लागत कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट को आप इन तीनों में बांटना पर यूनिट में इतना इजी नहीं हो पाता कि किस पर कितनी आ रही है। इस वजह से जो उपरिव्यय होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं, उनको बांटना कभी कभी इजी नहीं होता। तो कई मेथड्स होते हैं कि कैसे बांट, फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं तो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे बांटे जाते हैं। इसी तरह के अगर ऑफिस ओवरहेड होते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे, जिससे यहाँ पर अलग अलग तरीका होता है उसको बांटने का। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भी आपकी डेफिनेशन दे रखी है कि उपरिव्यय का अभिप्राय उत्पादन पे किए गए इस प्रकार के व्यय से है जो अप्रत्यक्ष व्ययों के लिए किया गया है, ये कथन है। ओवरहेड मीन्स सच एक्सपेंडिचर मेड ऑन प्रोडक्शन विच इज मेड टू रिकवर इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ विक का है, बैंथम का है, न्यूमैन का है, आरवी बोस का है, बॉटली बाय का है। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन किसकी दे रखी है? डेफिनेशन जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में, आपकी एग्जाम में काफी डेफिनेशन आपकी पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो स्टेटमेंट है वो विक का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशीलता के आधार पर व्यय का भाग है द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी इज फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो परिवर्तनशीलता के आधार पर, यानी कि वेरिएबिलिटी के बेसिस पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कौन से हैं? स्थायी परिव्यय है, परिवर्तनशील परिव्यय, अर्ध परिवर्तनशील, तो सभी इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तनशीलता के आधार पर व्यय का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर ये तीनों ही हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर परिवर्तनशीलता के बेसिस पर इसको हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वे व्यय जो उत्पादन मात्रा में परिवर्तन होने पर भी अपरिवर्तित रहते हैं कहलाते हैं। एक्सपेंसेस विच रिमेन अनचेंज इवन आफ्टर चेंज इन प्रोडक्शन क्वांटिटी आर कॉल्ड फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री एक्सपेंसेस। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो एक्सपेंसेस जो उत्पादन, यानी कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप 500 यूनिट कर रहे हैं और उसके बाद अगर अब आपने जो है इसमें 1000 यूनिट का उत्पादन करना शुरू कर दिया, तो भी वो एक्सपेंसेस आपके चेंज नहीं होंगे। तो एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? तो वो आपके जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे स्थायी उपरिव्यय, फिक्स्ड ओवरहेड कहलाते हैं, यानी कि जो आपके उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
कर्तनशील जो होते हैं वो जैसे ही उत्पादन आप कर रहे होंगे उसी के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत लेखांकन के लाभ हैं। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर knowledge of profitable and unprofitable activities, knowledge of cost, helpful in production control, all of the above, none of the above। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लागत लेखांकन के क्या लाभ होते हैं। बहुत इजी से सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या है आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि लागत लेखांकन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बेनिफिट क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।